हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को डिस्कस करेंगे जिसमें कि यूएसए द्वारा साउथ अमेरिका के वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को जबरन उठाकर वेनेजुएला से बाहर अमेरिका लेकर चला गया। तो चलिए आज हम इस मुद्दे को पूरे डिटेल्स तरीके से डिस्कस करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक बार मैं मैप के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे हमारा एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, और ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका। यहीं नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे कनाडा हो गया और यहाँ पे बीच में यूएसए हो गया और ये हो गया मैक्सिको और ये हो गया साउथ अमेरिका। इसी में ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया और ये देश हो गया आपका वेनेजुएला। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये निकोलस मादुरो हैं जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। उन्हें यूएसए के डेल्टा फोर्स द्वारा जबरन मतलब उनके घर से उठाकर लेकर निकले हैं वहाँ से, वेनेजुएला से। आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे हेलीकॉप्टर से मतलब कि उसके माध्यम से लेकर जाया जा रहा है। और अमेरिका द्वारा ऐसा बोला गया है कि वो मादुरो जो कि हैं वो अमेरिका के नियम कानून के अनुसार इनके ऊपर किया जाएगा। ये अमेरिका इसलिए उठाकर लेकर गया है कि अमेरिका बार बार आरोप रहा है कि वेनेजुएला के रास्ते होते हुए अमेरिका में ड्रग्स कैडल का मतलब कि एक तरीके से वो आता है। अमेरिका ने रात के अंधेरे में जाकर पूरे तरीके से हमला किया है और उस ठिकाने पे हमला किया जहाँ पे वेनेजुएला का एक तरीके से वेपन वगैरह रखा होता है। ये देखिए वो अमेरिका का जो है कि हेलीकॉप्टर वगैरह जा रहा है। अमेरिका ने साथ में इसमें वैसे डिपो वगैरह पे भी अटैक किया जिससे कि वेनेजुएला रिटेलिएट कर सकता था। उस डिपो पे भी अटैक किया जिस पे कि जहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा था। अमेरिका ने बोला है कि पूरी रात भर में इस सभी लोग आपस में बैठे हुए थे। इसमें पीट हेगसेट को आप देख सकते हैं जो कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर है, जो कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ वॉर कर दिया गया उसको नाम बदल कर। साथ में वहाँ के विदेश मंत्री भी बैठे हुए हैं। अमेरिका द्वारा रात में यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और ये मादुरो है। आप वीडियो के माध्यम से समझ ही गए हो कि किस प्रकार से हुआ है। तो हम पूरे डिटेल्स से डिस्कस करते हैं। साथ में हम आज वेनेजुएला के इतिहास को भी डिस्कस करेंगे, साथ में मादुरो के सत्ता को भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोप जिस तरीके से पहले गुलाम बनाता था लोगों के ऊपर या फिर व्यापार के माध्यम से किसी माध्यम से, तो ये वेनेजुएला में आने से पहले यूरोप जब वेनेजुएला में नहीं पहुंचा था उससे पहले वहाँ पे कैरिब लोग रहा करते थे जो कि आदिवासी लोग थे। उनका मेन शिकार अपना जीवन निर्वाह करने के लिए शिकार हो गया, मछली पकड़ने का, खेती कारोबार, यही सब किया करते थे वो लोग। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और यूरोप द्वारा पूरे साउथ अमेरिका को अपने कब्ज़े में ले लिया था। साथ यहाँ पे यूरोप का कम से कम स्पेन का शासन हुआ करता था जो कि 1498 से क्रिस्टोफर कोलंबस वेनेजुएला के तट पर पहुंचा। इस जो समुद्री तट था यहाँ पे पहुंचा। इसके बाद ही अमेरिकी वेस्पुजी भी पहुंचा जो कि मतलब पानी के रास्ते से घूमते 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 पहुंच गया होगा। और साथ में इससे पहले छोटा वेनिस के नाम से दिया। इसी के आगे चलकर वेनेजुएला पड़ा है। स्पेन ने अपना शहर स्थापित किया, स्थानीय लोगों पर अत्याचार, जबरन, श्रम, ईसाई धर्म ये सब वगैरह थोपना स्टार्ट कर दिया। मतलब यूरोप का वो पहले से ही था, इंडिया में भी आया जब से लेकर वो इसी तरीके से जबरन ईसाई धर्म को थोपना, अत्याचार करना, जबरन उससे मजदूरी कराना, मतलब कि इस तरीके का काम किया। ठीक ये वेनेजुएला में भी जाकर किया है। 1811 में वेनेजुएला को आज़ादी मिल गई, स्वतंत्र हो गया वो स्पेन से लेकर। और वहाँ के पहले सबसे बड़े नेता जो कि साइमन बोलीवार स्वतंत्र संग्राम में से जुड़े हुए थे और वहाँ के पहले नेता भी बने। 1821 में काराबोबो की लड़ाई में स्पेन की हार हो गई और 1823 में वेनेजुएला पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला है। तो इसमें अगर ये इस तरफ नॉर्थ अमेरिका, ये कैरेबियन सी है, यहीं पे आप वो वेस्ट इंडीज़ वगैरह नाम सुनते हैं, ये क्यूबा वगैरह ये यहीं पे है। साथ में इधर नॉर्थ पैसिफिक ओशियन हो गया, साउथ अमेरिका हो गया। यहाँ पे इसकी राजधानी कैराकस है। साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक ओशियन। और ये इक्वेटर लाइन है जो कि वेनेजुएला को नहीं टच करती, इक्वेटर लाइन जिसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर और पनामा मिलाकर ग्रेन कोलंबिया बना था। 1830 में वेनेजुएला अलग देश बन गया। पहले वो सारा एक ही था, फिर आगे चलकर ये अलग हो गया।
1830 से लेकर 1958 तक लगभग लगातार यहाँ पे तानाशाही अस्थिरता फैला रहा, जो कि एक नियमित तरीके से सरकार नहीं चल पा रहा था। इस समय सैन्य तानाशाही और गृह युद्ध लगातार चलते रहे, लेकिन 1908 से 1935 तक शासन बहुत कठोर था, जो कि जुआन विसेंट गोमेजे का शासन था। इसी दौरान तेल की भी खोज हुई और जिससे अर्थव्यवस्था बदल गई, मतलब कि अर्थव्यवस्था में बूम आ गया एक तरीके से आप बोल सकते हैं। 1958 से 1998 तक का लोकतंत्र का दौर रहा, जो कि बहुत अच्छे से शासन चलना, साथ में तेल मिल ही गया तो ये लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे थे। 1958 में लेकर तानाशाही का अंत हुआ, लोकतंत्र की सरकार बनी, तेल से देश अमीर हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार भी आगे बढ़ता गया। किसी भी देश में अगर अच्छे तरीके से वहाँ की सत्ता नहीं चलेगी या फिर जो भी लोग शासन में बैठे वो अच्छे से नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो एक ना एक दिन इस चीज़ों का अंत होना ही। इसी को आगे बढ़ते देख इस टाइम तक अमेरिका मतलब सही से रिश्ता था वेनेजुएला के साथ। फिर 1999 में वहाँ हीरो चावेज नाम का एक राष्ट्रपति बना, जो कि अपना एक तरीके से तानाशाही बोल सकते हैं वहाँ पे बना, और वो समाजवादी नीतियों को अपना। एक समाजवादी नीति वो होता है कि जैसे जो भी प्राइवेट कंपनी है, जितने भी प्राइवेट कंपनी है उसको वो सारा सरकारी कर देगा, और जितने भी सभी चीज़ों पे सरकार का ही पकड़ होगा, एक तरीके से बोल सकते हैं। और अमेरिका पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, और ये हो गया समाजवाद का रिश्ता, जिससे रूस द्वारा फॉलो किया जाता है। मार्क्स का नाम सुने होंगे आप, वो हो गया। हाल में अभी चीन भी इसी रास्ते पे है, समाजवाद के रास्ते पे। नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सभी देश जो हैं वो भी समाजवाद के रास्ते पे। तो यही समाजवाद आगे बढ़ता गया, और समाजवाद जब से आया, जब से अमेरिका नहीं चाहता इस चीज़ों को लेकर। अमेरिका हमेशा से रहा है पूंजीवाद का सबसे मतलब कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और क्यूबा जैसे देश हो गया, वेनेजुएला जैसे देश हो गया, चीन हो गया, रसिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ये सभी समाजवाद के ऊपर रहता है। 1999 में हीरोज वहाँ का राष्ट्रपति बना, समाजवादी नीतियों को अपनाया, गरीबों को लेकर योजनाएं चलाई। समाजवाद योजना में एक तरीके से जो होता है कि सरकार ही सारा चीज़ करेगा। सरकार एक से एक मतलब शुरुआत से लेकर एक सुई से लेकर बड़े बड़े हथियार तक, मतलब जितना भी हो गया वो सभी सरकारी, और लोग गरीबों का कल्याण करेगा, सरकारी करेगा। तो वही योजनाएं चलाए यहाँ पे। लेकिन वो कितना दिन तक, अगर आपके पास कोई तेल बचा हुआ है, कुछ भी है, तो एक ना एक दिन अंत होना ही है, या फिर किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो उसका अंत होना ही है, और ऐसे आगे बढ़ता है। ये था हीरोज और हीरोगो चावेज, और 2013 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद निकोलस मादुरो सत्ता में है। वो उनके आने के बाद लगातार वो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने तेल कंपनियों के ऊपर पूरे तरीके से तेल का भी उत्पादन भी कम कर दिया, और डॉलर के मुकाबले जैसे जैसे वहाँ का करेंसी कमज़ोर होता है, वो करेंसी धीरे धीरे ज़ीरो, लास्ट में 0 हटाता चला गया। आज वहाँ पे महंगाई इतना चरम पे आ चुका है कि अगर आप एक बोरा पैसा लेकर जाएंगे तभी जाकर आप वहाँ थोड़ा सा सामान खरीद पाएंगे। एक ब्रेड के लिए भी लोग थैले में पैसा लेकर जाते हैं। वहाँ की ऐसा स्थिति हो गया। आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, राजनीतिक अस्थिरता। हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार जो भी, वो भी वेनेजुएला के ही मिला है, मचाडो को, कोरिना मचाडो को। ये निकोलस मादुरो है, जो कि 2013 से लेकर आज तक सत्ता में बने हुए थे। वेनेजुएला आधिकारिक तौर पे एक संघीय गणराज्य है, जिसका लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। वहाँ पे भी कार्यपालिका हो गया, विधायिका हो गया, न्यायपालिका, ये सभी चीज़ें। निकोलस मादुरो के शासन तक इसमें भारी गिरावट आती गई, क्योंकि आप जब कहीं भी सत्ता ऐसे तरीके से पाओगे जिसमें कि ज़बरदस्ती करके, जबरन करके, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं चल सकती। ये सब चीज़ें लोकतांत्रिक में निचले पायदान पे लोग आते हैं, जहाँ पे आप प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, वोट देने की आज़ादी हो गई, ये सब सारा चीज़ रहेगा, वहीं लोकतंत्र ऊँचे स्थान पे आएगा। जैसे यूरोपियन के सभी कंट्री ऊँचे स्थान पे आते हैं, मतलब कि पहले, दूसरे, तीसरे, 10 टॉप 10 या इस सब में रहते हैं। और ये लोकतंत्र से धीरे धीरे एक सत्तावादी, मतलब एक व्यक्ति के हाथ में शासन चला गया। यहाँ से प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, नागरिक स्वतंत्रता हो गई, मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघन लगते रह गए, लगातार इस पर लगता गया, जिससे देश आर्थिक संकट, गरीबी, शरणार्थी संकट से जूझ रहा था। 1999 के संविधान के बावजूद सरकार तेल राजस्व पर अत्यधिक निर्भर है, और विपक्ष को दबाया जाता था, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें मादुरो और विपक्षी नेता जुआन गुआइडो के बीच राष्ट्रपति पद को लेकर विवाद भी हुआ था। जो कोरिना मचाडो हैं वो यहीं की मतलब कि अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया इस पर, जिसके लिए ट्रंप लगातार बोल रहे थे कि हमें शांति का नोबेल पुरस्कार चाहिए, हमने इतने युद्धों को रुकवा दिया, वो सारा चीज़। वेनेजुएला के लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में अगर देखें तो सरकार का स्वरूप, वेनेजुएला एक संघीय राष्ट्रपति गणराज्य है, जिसमें सरकार के 3 अंग कार्यपालिका,
क्योंकि राष्ट्रपति विधायिका जो कि दूसरे सदन है, जैसे हमारे भारत में भी लोकसभा राज्यसभा है, वहाँ पे दूसरे सदन, साथ में न्यायपालिका जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो सारा चीज़ वो न्यायपालिका हो गया। 1999 में संविधान के अनुसार सरकार चलती थी, जिसमें चुनाव होते और नागरिकों के अधिकार दिए गए। यहाँ पे ऐसा है कि 18 वर्ष से उससे अधिक लोगों को मतदान अनिवार्य नहीं है। आपका मन है आप दे सकते हैं, या फिर किसी का हट भी सकता है, ले दे भी सकता है, ऐसा है। यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो 5 साल में होता है, लेकिन वही कि अपोजिट पार्टी जो अपोजिशन लीडर को है वो खड़े तो होते लेकिन जीत नहीं पाते, इसीलिए इस पर लगातार आरोप लगता रहा एक व्यक्ति का सत्ता के लेकर। वहीं लोकतंत्र से विचलन और सत्तावादी ह्यूगो चावेज जो था वो 1999 में ह्यूगो चावेज राष्ट्रपति बना। उसके बाद लोकतांत्रिक सत्ता को कमज़ोर किया गया, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया और कार्यपालिका की शक्ति बढ़ाई गई। कार्यपालिका की शक्ति जिसमें कि राष्ट्रपति हो गया और उसके जैसे हमारे यहाँ भारत में पीएम हो गया, पीएम और पीएम के सभी जितने भी ऑफिसेज हैं या फिर जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारा चीज़, तो उसे कार्यपालिका बोला जाता है। इसका शक्ति बढ़ाया और साथ में उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया। राष्ट्रीयकरण मतलब कि सरकार के हाथ में गया। निजीकरण होता है, निजीकरण इन द सेंस कि पब्लिक लोग मतलब आम लोग उस कंपनी को खोल रहे हैं, चला रहे हैं, चीज़ों को टैक्स भर रहे हैं, वो सारा चीज़ हो। जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया में भी बहुत सारा है कि इंडिया भी 1991 में प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, जिससे कि दूसरे देश की भी कंपनियों को भारत में आकर वो खोल सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे है कि वो सारा सत्ता जो है सब कुछ है मतलब एक तरीके से वो राष्ट्र के केंद्र में है, उस सरकार के हाथ में, राष्ट्रपति के हाथ में है। भारत में ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी ऐसा नहीं है। निकोलस मादुरो के शासन, चावेज़ के बाद निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली, जो कि 2013 में उसका मौत हो गया था। उसके बाद से और विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप से दबाया गया। जितने भी प्रदर्शन इसके खिलाफ होता था, मादुरो के खिलाफ, वो सभी को एक तरीके से दबाया जाता था ज़बरदस्ती रूप से। विपक्षी नेताओं को जेल भेजना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर बाधित करना, किसी भी तरीके से मतलब सत्ता में रहना है तो कुछ भी किया जा सकता है। साथ में लोकतांत्रिक सूचकांक में गिरावट आई। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यहाँ पे मानवीय संकट हो गया, आर्थिक देश वो सारा चीज़ आता गया, गरीबी बहुत ज़्यादा हो गया, कुपोषण के लोग शिकार होने लग गए, वस्तुओं की कमी होने लग गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका और अन्य देश ने इस पर प्रतिबंध लगाना स्टार्ट कर दिया। जैसे इससे प्रतिबंध लगता गया, कोई और देश के साथ ये व्यापार नहीं कर सकता था। और वो एक देश में किसी चीज़ को कितना ही बनाया जा सकता है, जबकि रूस, चीन जैसे देश मादुरो सरकार के समर्थन में भी थे, लेकिन आज कोई काम नहीं आया है। सभी लोग बस सांत्वना दे रहे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं। राजनीतिक अस्थिरता के बाद 2019 में जुआन गुआइडो द्वारा खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित करने और मादुरो के साथ सत्ता संघर्ष की स्थिति में और जटिल बना दिया था। हालांकि बाद में गुआइडो का समर्थन कम हो गया। अगर हम वेनेजुएला के पास की बात करें तो लोकतांत्रिक संरचनाएं हैं, लेकिन व्यवहार में नहीं है, सत्तावादी शासन के अधीन है, जो मानवाधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान नहीं करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को घोषणा की कि वे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर लेकर चले गए। और इस सैन्य कार्रवाई के बाद ट्रंप ने कहा कि फिलहाल वेनेजुएला का संचालन अमेरिका के द्वारा किया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी तेल कंपनियां देश के क्षतिग्रस्त तेल उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेगी। इससे वेनेजुएला का प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता बन सकता है। अमेरिका ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार वेनेजुएला के आसपास कम से कम पास 303 अरब बैरल कच्चे तेल का विशाल भंडार। विश्व में सर्वाधिक जो कच्चे तेल है वो वेनेजुएला के पास है। और यही कारण रहा है कि अमेरिका धीरे धीरे वेनेजुएला के ऊपर इसी कारण से कब्जा किया है, और वो अपने तरीके से इस चीज़ों को चलाएगा। क्योंकि जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर जब से हुआ है, ये रशिया द्वारा बार बार मतलब कि एक तरीके से रूस के द्वारा तेल सस्ते दामों पर बेचा जा रहा था, लेकिन और सभी देश ले रहे थे, लेकिन अमेरिका वही बेच नहीं पा रहा था। क्योंकि रूस के पास अपना तेल है तो वो अपना किसी भी तरीके से निकाल कर आगे बेच सकता है। लेकिन और भारत भी रूस से तेल बहुत सस्ते दामों पर बहुत सारा चीज़ ले रहा था, लेकिन भारत पे भी बार बार आरोप लगाया गया है कि वो तेल को मतलब कि नहीं ले। और यही रीज़न है कि वेनेजुएला के ऊपर किया गया है, ताकि आगे चलकर वेनेजुएला सस्ता तेल बेचे और अमेरिका मतलब कि सस्ता तेल बेचे वेनेजुएला के रास्ते, और लोग वेनेजुएला से तेल खरीदे और रूस से तेल ना खरीदे, जिससे कि रूस की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। और वो जो यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है वो एक तरीके से धीरे धीरे कम हो जाएगा उसके ऊपर। अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला क्यों किया, इसका जवाब में अमेरिका बोलता है कि वेनेजुएला पर किए गए हमला के पीछे प्रमुख कारण प्रवासन, नशीली दवाओं और नशीली दवाओं से संबंधित आतंकवाद बताया जा रहा है।
अमेरिका का कहना है या फिर ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के रास्ते अमेरिका में ड्रग्स वगैरह बहुत सारा चीज़ आता है, जो कि क्यूबा होते हुए क्यूबा देश होते हुए सारा चीज़, और फिर इस तरफ से मैक्सिको के रास्ते अमेरिका में जाता है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने किया। साथ में ये भी बोला है कि वेनेजुएला से शरणार्थी वगैरह बहुत अधिक मात्रा में अमेरिका में आए हैं, इस वजह से वो हमला किया। लेकिन आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि विश्व में सबसे पहला स्थान तेल के मामले में वेनेजुएला है। जहाँ जहाँ पे तेल रहा है वहाँ वहाँ अमेरिका गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो इराक में गया है, लीबिया में गया है, अभी ईरान के ऊपर लगा हुआ ही था। साथ में अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो इजराइल के द्वारा वो अपने फेवर में ले ही चुका है। इराक को बर्बाद कर दिया उसने, लीबिया को बर्बाद कर दिया। इस बार वेनेजुएला की बारी है। जहाँ जहाँ तेल दिखेगा या फिर जहाँ जहाँ पे अर्थ मिनरल दिखेंगे वहाँ वहाँ पे जाएगा। अभी अफ़गानिस्तान के अंदर भी यही हालात रहा था, इसीलिए अफ़गानिस्तान के अंदर आया था। दोबारा से अफ़गानिस्तान में ऐसा बताया जा रहा है कि अर्थ मिनरल बहुत ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि वो अमेरिका दोबारा से अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व होना चाह रहा है और दोबारा से हमें यहाँ के संसाधनों को वो उपयोग करना चाह रहा है। यूक्रेन का भी साथ इसीलिए दे रहा है अमेरिका, क्योंकि यूक्रेन के जो पूर्वी इलाका है, पूर्वी हिस्सा जो कि रूस से सटा हुआ है, उस एरिया में बहुत अधिक मात्रा में रेयर अर्थ मिनरल है। इस वजह से वो एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो यूक्रेन का साथ इसीलिए दे रहा है इस तरफ वाले एरिया में जो है कि। लेकिन ये रूस ने काफ़ी जगह पे कब्जा कर लिया है, फिर भी छुटपुट जहाँ तहाँ बचा हुआ यूक्रेन वो सारा चीज़ लेने का चाह रहा है। अमेरिका को जहाँ जहाँ अपना इंटरेस्ट दिखेगा, अगला बात वो ग्रीनलैंड के ऊपर कर रहा है। साथ में अमेरिका ने बोला कि अगला नंबर जो कि कोलंबिया के ऊपर है। कोलंबिया यहाँ पे जैसे वेनेजुएला का वहीं बगल में कोलंबिया है, और इस तरफ इक्वाडोर हो गया, और यहाँ पे सूरीनाम वगैरह ये सारा देश है। तो यहीं भी जब आप आगे जाएंगे तो यहीं पर ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है। अमेरिका का कहना है कि वो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, जिससे वेनेजुएला में कोकीन एक प्रमुख प्रगमन और मार्ग है, जो कि कोकीन का रास्ता वेनेजुएला के होकर जाता है। अमेरिका में फेंटिलिन संकट का कारण भी वेनेजुएला ही है। ट्रंप ने वेनेजुएला को 2 आपराधिक गिरोह जैसे ट्रेन डे अरागुआ और कार्टेल डे लॉस सोल्स को विदेशी आतंकवादी संगठन भी बताया। साथ में CFTA में भी घोषित कर दिया गया है। ट्रंप का आरोप है कि कार्टेल डे लॉस सोल्स का नेतृत्व स्वयं मादुरो कर रहे थे, जो कि मादुरो मतलब कि ये जो कार्टेल का गिरोह था उसका मुखिया जो थे एक तरीके से मादुरो थे। अमेरिका का ऐसा कहना है। वही मादुरो प्रशासन का कहना है कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन के लिए नशीली दवाओं के खिलाफ युद्ध को हथियार बनाकर वो जबरन अपना एक तरीके से हथियाना चाहता है वेनेजुएला को। अमेरिका ने इमिग्रेशन संकट को भी बताया है। ट्रंप ने बार बार वेनेजुएला को अमेरिका के दक्षिणी सीमा पर लाखों प्रवासियों के आगमन से जोड़ा गया है। 2013 से अब तक के 8 मिलियन वेनेजुएला वासी आर्थिक संकट और राजनीतिक दमन से भागकर अमेरिका में बस गए। इस वजह से भी अमेरिका का कहना है कि इसलिए हमने वेनेजुएला पे हमला किया, ताकि यहाँ पे अगर सत्ता ऐसी नहीं रहेगी तो वहाँ पे लोग आराम से रह सकते हैं, ताकि वो किसी और देश में क्यों आएंगे, और अमेरिका में ऐसा संकट नहीं हो, जिनसे अधिकांश लैटिन अमेरिकी से अन्य हिस्से में बस गए हैं। ट्रंप ने मादुरो को अपनी जेलों और पागल खानों को खाली करने और वहाँ से जितने भी कैदी उसको अमेरिका की तरफ मतलब भेजने को आरोप लगाया है इस तरीके से। हालांकि मादुरो ने इन सभी चीज़ों को खारिज किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप के अनुसार अमेरिकी सेना ने एक संक्षिप्त लेकिन गहन अभियान चलाया, जिससे मादुरो उनकी पत्नी को पकड़ वेनेजुएला से बाहर लेकर चला गया। ट्रंप का कहना है कि वो इस कार्रवाई में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसी शामिल है। वेनेजुएला पर हुए हमले को लेकर ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वो ड्रग्स कार्टेल के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगे हुए हैं। आगे जैसा हमने बात किया था कि वेनेजुएला जो कि वर्ल्ड का सबसे अधिक क्रूड ऑयल वेनेजुएला के पास है। दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया, ईरान हो गया, कनाडा हो गया, इराक हो गया, UAE, कुवैत, रशिया, यूनाइटेड स्टेट और साथ में लीबिया। आप देख सकते हैं कि लीबिया में अमेरिका ने ऐसे किया, साथ में वेनेजुएला के ऊपर अभी अटैक कर ही दिया है। इराक को वो लुक लेकर डूब ही गया है। रशिया को वो यूक्रेन युद्ध में मदद करके फंसा ही रखा है। ट्रंप कभी कभी कनाडा के ऊपर भी मूड ख़राब हो जाता है तो कहता है कि कनाडा हमारा है। ईरान के ऊपर आप देख ही सकते हैं, इसराइल के माध्यम से या फिर ईरान के माध्यम से ये ईरान के ऊपर लगातार हमले किए जा रहा है। सऊदी अरेबिया को उसने इसराइल के माध्यम से इसको टैकल कर ही रखा है, एक तरीके से बोल सकते हैं। इराक को वो लेकर डूब ही गया है। कुवैत में अभी हाल ही में इसराइल के द्वारा हमला करा दिया गया। तो अमेरिका का जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट रहेगा वो ये नहीं देखने वाला है कि कौन है सामने, कुछ भी। उसको बस वो देश का रिसोर्सेज चाहिए, मिनरल्स चाहिए, और यही रीज़न है कि वो आज अमेरिका वेनेजुएला के ऊपर हमला किया है। वहीं अगर हम आगे बात करें कि क्रूड ऑयल के लोग इतना पीछे क्यों पागल रहते हैं। हैवी क्रूड ऑयल जैसे डीजल, फैक्ट्री फ्यूल और डामर जैसा बनता है। डामर जो कि रोड में यूज़ होता है, रोड में जो बनने वाला चीज़ होता है वो डामर ही होता है। साथ में गाड़ियाँ वगैरह सब चलने के लिए तो फ्यूल की आवश्यकता होती है।
अमेरिका की कई रिफाइनरी खास तौर पर इसी तेल के लिए बनी। वेनेजुएला के पास अन्य तेल के मुकाबले सस्ते दाम पर मिल सकता है। अगर हम वहीं वेनेजुएला की बात करें तो अगर प्रश्न कैसे आ सकता है, अगर यूपीएससी आपका ऑप्शनल PSIR वगैरह है तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में आधिकारिक तौर पर बोलिवेरियन गणराज्य वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है जिसमें एक महाद्वीप भूभाग और कैरेबियन सागर में कई द्वीप, छोटे छोटे द्वीप समूह है। इसका क्षेत्रफल लगभग 91,02,050 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी वेनेजुएला की जनसंख्या लगभग 31.3 मिलियन होने का अनुमान है, या फिर इससे इसी के आसपास है। वहीं राजधानी की बात करें तो कराकस है, और वहीं पे सबसे बड़ा शहर भी कराकस ही है। महाद्वीपीय क्षेत्र पर उत्तरी कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर है। इस तरफ अटलांटिक महासागर हो गया। पश्चिम की बात करें तो कोलंबिया हो गया। दक्षिण में बात करें तो इस तरफ नीचे ब्राज़ील हो गया। उत्तर पूर्व में बात करें तो यहाँ पे ट्रिनिडाड और टोबैगो हो गया। ये एक तरीके से अब वेनेजुएला मान लीजिए, यहाँ पे वेनेजुएला है। इस तरफ उत्तर की बात करें तो यहाँ पे कैरिबियन सागर हो गया इधर इस तरफ, साथ में यहाँ पे अटलांटिक हो गया, ये कोलंबिया हो गया। यहाँ पे दक्षिण में इस तरफ बात करें तो ब्राज़ील हो गया, फिर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो गया। ये सब सारा देश है। अब गुयाना वगैरह हो गया। इस तरीके से पूरे तरीके से घिरा हुआ है। और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो है उत्तर क्षेत्र में रहते हैं, मतलब कि ऊपरी एरिया में निवास करते हैं। यहाँ पे आप इसमें देख ही लिए, आपने एंजल वाटरफॉल का नाम सुना होगा, जो कि वेनेजुएला में ही है। जो कि करीब 979 मीटर की ऊंचाई से नीचे आता है, जिसमें कि 32 इतना फीट की ऊंचाई से आता है एक तरीके से। ये कनाइमा नेशनल पार्क में है। साथ में यहाँ पे अमेज़न जंगल है, उसका भी कुछ हिस्सा वेनेजुएला में है। अगर यहाँ की हम वनस्पति की बात करें तो जिसमें कि शुष्क मिट्टी है, यहाँ पे सवाना घास वगैरह का मैदान हो गया, आर्द्र मिट्टी वाली सवाना घास भी पाया जाता है इसमें। साथ में यहाँ पे एंडीज़ पर्वतमाला जो भी है। वही एंडीज़ पर्वतमाला की बात करें तो जो कि रायमा सबसे फेमस, मतलब इसका जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, सियरा नेवादा नेशनल पार्क वेनेजुएला में ही है। मैप में देखिएगा वेनेजुएला का, तो वेनेजुएला दोबारा चर्चे में आ गया, इस वजह से आप इस चीज़ों को ध्यान सारा चीज़ देख लें। और ऑलमोस्ट हमने कर लिया, बाकी मिलेंगे हम किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।